हेलो एंड वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम वाला। तो दोस्तों आप लोग का सभी स्वागत है गवर्नमेंट एग्जाम वाला में। आप जैसे जानते हैं कि हमारा एक गवर्नमेंट एग्जाम वाला का यूट्यूब चैनल है, गवर्नमेंट एग्जाम वाला नाम से ही आपको मिलेगा। उसमें आपके डेली कुछ वीडियोस पाए जाते हैं, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। और वो वीडियोस किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, तो बेसिकली हम लोग एक एक लेक्चर लेके पढ़ाते हैं, जिसको बेस करके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस करके आज हम देखिए, आप टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक क्या है मेरा, तो आज का टॉपिक हम लोग रखे हैं सेल। क्या रखे हैं? सेल। और यही सेल आज हमको पढ़ना है, जो कि एक बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है साइंस में। साइंस के सब कैटेगरी में बायोलॉजी में सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो टोटल आज हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, सेल क्या होता है, सेल के टाइप्स क्या होते हैं, सेल कैसे फंक्शन करता है, ए टू जेड हमको जानना है आज यहाँ पे। चलिए शुरू किया जाए, समय वेस्ट ना करते हुए, समय जाया ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं सेल। अब ये सेल जो है, सेल के बारे में हमने पढ़ा है कि ये फंडामेंटल यूनिट होता है कि नहीं? फंडामेंटल यूनिट, तो ये हम समझेंगे क्यों फंडामेंटल यूनिट होता है। उसके बाद लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उस टॉपिक से, 3-4 क्वेश्चन, और सारा क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते भी सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। कहता क्या है क्वेश्चन में, पहला शुरू टॉपिक है कि फंडामेंटल यूनिट है। अब ये फंडामेंटल यूनिट क्यों है, इसके दो वर्ड्स यहाँ पे छुपे हैं। कैसे फंडामेंटल यूनिट क्या कहता है, मतलब बेसिक सबसे जरूरी चीज अगर हमारे बॉडी को बनाने में चाहिए तो वो क्या होता है? सेल होता है। अब ये फंडामेंटल यूनिट जो होता है, इसमें दो वर्ड क्या है, एक स्ट्रक्चरल है और दूसरा फंक्शनल है। यानी कि हमारा बॉडी, मानव शरीर जो है जिससे बना है वो सेल है, और दूसरा चीज कि जिसपे हमारा मानव शरीर फंक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है, वो भी हमारा सेल है। तो समझते हैं कि स्ट्रक्चरल कैसा है। सपोज आप लोगों को एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ईंटा है, ब्रिक्स है। बहुत सारे ईंट को जब हम जोड़ते हैं तो एक वाल बनता है, तो ये वाल हो गया। 4 वाल और ऊपर नीचे का फ्लोर जोड़ दे तो एक रूम बनता है, और बहुत सारे रूम को जोड़ दे, बाथरूम किचन जोड़ दे, तो हमारा घर, अपना प्यारा घर, हाउस बन गया। यहाँ पे बन गया। अब जब ये बन गया तो उसी तरह हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये ब्रिक्स को हम मान लेते हैं कि ये हमारे बॉडी का सेल है। ईंटा जो है हमारे बॉडी का सेल है। तो बहुत सारे ईंट को जब हम जोड़ लेंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा टिश्यू। तो हम पढ़े हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू को जब जोड़ते हैं तो हमारे बॉडी का एक एक पार्ट बनेंगे, जिसे हम ऑर्गन या अंग कहते हैं। और ऑर्गन जोड़ लेते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बना, यह हमारा बॉडी बन गया। अब बताइए आप कि अगर ईंट ना होगा तो आज के जमाने में क्या हम घर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। उसी तरह अगर हमारे पास सेल नहीं होगा तो क्या हम इसको यहाँ पे काट दे तो क्या ये हमारा बॉडी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। इसीलिए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। अब समझते हैं दूसरा कंसेप्ट। कहता है कि ये फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्यों? तो देखिएगा, आप समझिए कि कार्डियक सेल होते हैं, वही कार्डियक सेल जब जुड़ेंगे तो कार्डियक टिश्यू बनाएंगे, और कार्डियक टिश्यू ही हमारा शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट या अंग बनाता है, जिसे हम कहते हैं कि वो हार्ट है। तो अगर हमारे पास कार्डियक सेल्स ना हो तो क्या हम हृदय, अपना हार्ट को बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। और अगर हार्ट ना हो तो क्या हमारा बॉडी या मानव शरीर क्या फंक्शन कर सकते हैं? या कोई भी दूसरे भी प्लांट में भी आप ले लो कि उनके सेल टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, तो क्या वो फंक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो इस तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा गया फंक्शनल यूनिट, क्योंकि बिना सेल के ये पॉसिबल नहीं है आना। ये दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेल का नींव रखता है। कोशिका जो चैप्टर है, इस कोश चैप्टर का नींव कौन रखा है? तो इसने रखा है आपका ये लाइन ने, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें जोड़ दीजिए आप, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारे बॉडी का। हो गया। आगे आते हैं। क्या कहता है कि जो पहला सेल डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट जो डिस्कवर्ड सेल था, ये एक्चुअली डिस्कवर किसने किया दोस्तों? तो आप बोलोगे इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया है। अब यहाँ पे एक और कहानी में आते हैं हम, कि जो सेल रॉबर्ट हुक ने, या जो कोशिका रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 साल। आजकल एसएससी के एग्जाम का एक टेंडेंसी जाग रहा है। क्या कर रहा है? बायोलॉजी से साल पूछ रहा है। पहले हम हिस्ट्री में साल पढ़ते थे, अब बायोलॉजी में भी साल पढ़ना है। तो सोचिए, तो जहां पे पॉसिबल हो सके आप साल को याद कीजिए। ये साल और ये साल दोनों क्वेश्चन आया है। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, वो एक मृत कोशिका थी, एक डेड सेल थी। एक डेड सेल थी जिसका नाम था कॉर्क सेल। क्या नाम था?
कॉर्क कोशिका, और ये एक प्लांट से निकाला गया था। कहां से निकाला गया था? एक उद्भिद से या फिर प्लांट से निकाला गया था, इन्होंने देखा था। तो इसका कहने का मतलब क्या कि क्या सेल जो होता है हमारे बॉडी के सारे डेड होते हैं, तो फिर हम लिविंग कैसे हुए? तो नहीं। फिर कुछ साल बाद, लगभग 9 साल बाद 1674 में, 1674 साल में क्या होता है, यहां पे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनको हम कहते हैं लीवेनहॉक, जिन्हें कहा गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? एंटोनियो वान लीवेनहॉक। तो ये हॉक ने क्या किया, यहां पे पहला बार लिविंग सेल दिया। क्या दिया? लिविंग सेल दिया। यहां पे फर्स्ट टाइम इन्होंने लिविंग सेल की खोज की, जीवित कोशिका की खोज की गई है। जब जीवित कोशिका की खोज की गई है तो उसका नाम क्या था? कॉर्क था, तो नया क्वेश्चन बनता है हमारे लिए, उसका नाम था एल्गी स्पाइरोगेरा। ये जो स्पाइरोगेरा है यही हमारा जीवित कोशिका है, एल्गी स्पाइरोगेरा। हो गया, ये जो आपका यहाँ पे नाम लिखा गया इसी की बात हो रही है। समझ में आया दोस्तों? तो यहां से हमें मिल गया कि लिविंग सेल होते हैं, जीवित कोशिका होता है, यहां से हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आता है यहां पे कि आगे हम जब जाएंगे तो नाम कैसे याद करेंगे, एक बार थोड़ा आप देख लो। सेल डिस्कवर किया हुक ने, इधर हो जाएगा हॉक, तो हुक और हॉक याद रहेगा। यहां पे आगे आती है, इसमें एक थ्योरी दिया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हमको जो याद कर लेने हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है? जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया 1831 साल में न्यूक्लियस की, जिसे हम न्यूक्लियस को मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। सेल का ये ब्रेन की तरह काम करता है। उसी तरह स्क्लेडेन एंड स्वान जो हैं, इन दो लोगों ने दिया था 1839 में सेल थ्योरी। आगे हम जानेंगे सेल थ्योरी क्या है। फिर आता है कि परकेंजी एक साइंटिस्ट थे, पूरा नाम था जेई परकेंजी, उन्होंने दिया था प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है ये भी हम आपको समझाएंगे। आगे कहता है रुडोल्फ फर्सो, उन्होंने कहा था कि सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एक नया कोशिका हमेशा पुराने कोशिकों से ही निकल के आएगा, ये बात रुडोल्फ फर्सो ने कहा है। फेडरिक मेसर जो है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप स्टार करके मार्क कर लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछेगा किसने डीएनए की डिस्कवरी की है, तो आप बोलोगे डीएनए की डिस्कवरी किसने की है? मेसर ने की है। आगे कहते हैं ऑल्टमैन, तो ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की है। और उधर वाल्डेयर जो फ्लेमिंग थे, इन्होंने क्रोमोसोम की डिस्कवरी की। गुणसूत्र जिसे कहते हैं हम, जो हमारे बॉडी में एक एक मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर पेयर में 23 पेयर में ये होते हैं। आगे कैमिलो गोल्गी जो एक थे, उन्होंने 1898 में गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपर्टस की खोज की। जबकि वाटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल या फिर डबल हेलिक्स मॉडल का स्ट्रक्चर दिया, जिसके वजह से इन दो महापुरुषों को, महापुरुष क्यों बोलेंगे भाई, साइंटिस्टों को बोलते हैं, इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। ठीक है, तो यहां पे हमारे दो कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि एक तो आपका देखिए ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, यहां पे लिख देते हैं अच्छे से, नोबेल प्राइज, ये हो गया। ठीक है, तो ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा गया? न्यूक्लियस कहा गया। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। सेल थ्योरी किसने दिया? स्क्लेडन एंड स्वान दिया। अब रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज करेंगे तो उतना ही दिमाग में बैठेगा। सेल थ्योरी किसने दिया? तो स्क्लेडन एंड स्वान ने दिया। अगर नहीं समझ में आया तो बोलो SNS, स्क्लेडन एंड स्वान दिया। प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया? तो बोलोगे आप परकिंजी ने दिया। रुडोल्फ फर्सो ने क्या बोला कि एक पुराना कोशिका हमेशा पुराने कोशिका से नए कोशिका निकल के आते हैं, इसने बोला। उसके बाद मेसर ने क्या किया? तो डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। उसके बाद ऑल्टमैन ने क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की है। फ्लेमिंग ने क्या किया? तो गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम की डिस्कवरी की है। कैमिलो गोल्गी, नाम में ही गोल्गी है तो यहाँ पे गोल्गी बॉडीज की डिस्कवरी की। वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया? डबल हेलिक्स मॉडल या फिर डबल हेलिकल मॉडल की डिस्कवरी की है दोस्तों। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें थे। अब हम चलते हैं सेल थ्योरी क्या कहता है। देखिए, दो साइंटिस्टों ने इसे दिया, जो आपको हम आगे बता चुके हैं। दोनों साइंटिस्टों में S और S वर्ड है। सेल थ्योरी के पहला पॉइंट क्या कहता है, छोटा करके हम आपको यहां से लिख के दे देंगे, कि कहता है कि जितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं? सेल से बने हैं। बात सही है, देखा जाएगा आगे कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं सेल से। दूसरा पॉइंट कहता है, जो वर्सो ने किया था, कि एक पुरानी कोशिका से एक नया कोशिका डेवलप होके आती है। एक पुरानी कोशिका से एक नई या फिर दो नए या दो से ज्यादा नई कोशिकाएं यहाँ पे उभर के आएंगे, निकल के आएंगी। ठीक है, तो यहां से आपको दो वर्ड मिला कि एक
प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही दो नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं या फिर दो से ज्यादा। तो नया सेल कैसे बनेगा? पुराने सेल से बनेगा। अब जो पहला पॉइंट है दोस्तों, ये एक जगह पे गलत साबित हो जाता है। कहां पे गलत साबित होता है? तो जो वायरस है, वायरस एक बहुत ही खतरनाक प्राणी है। वायरस कहता है कि ना भैया, हम सेल थ्योरी को मानेंगे ही नहीं। पूछा गया काहे नहीं मानोगे भाई? तो बोलता है नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी। जब देखा गया उसके ऊपर रिसर्च करके, तो पता चलता है कि वायरस जो है ये जीवित के साथ जीवित रहता है और नॉन लिविंग के साथ नॉन लिविंग रह जाता है। जैसे कि आप मानिए, हम जीतू एक जीवित इंसान है, तो हमारे कोशिकाओं को अगर ये वायरस टच करता है, हमें टच किया तो ये लिविंग हो गया। लेकिन मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे कोई वायरस है, तो ये वायरस जो है नॉन लिविंग है। कितना अजीब इसका कहानी है। तो इस अजीब हरकत की वजह से इसे कहा गया कि ये जो वायरस है, ये जो प्राणी है, ये सेल थ्योरी को नहीं मानेगा। तो हम कह देते हैं कि डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी, डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी की बातें सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी या ऑर्गेनिज्म जो है कि सेल थ्योरी को नहीं मानता है? वहां पे आपको ऑप्शन में आंसर मिलेगा वायरस, उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं कि वायरस के अध्ययन को या स्टडी को हम क्या कहते हैं। आप कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा कि वायरस के अध्ययन या फिर स्टडी को हम क्या कहते हैं। ये कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर हमें चाहिए। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। अब देख लेते हैं हम कि टाइप्स ऑफ सेल, कितने प्रकार के सेल होते हैं। पहला जो हम प्रकार पढ़ाने जा रहे हैं आपको, ये बेस्ड ऑन द नंबर है, नंबर के ऊपर बेस्ड करके है, बेस्ड ऑन नंबर। तो नंबर के ऊपर बेस्ड करके, संख्याओं के ऊपर बेस्ड करके आपको सेल कितने मिले, कितने प्रकार के? तो आप बोलिएगा दोस्तों कि यहाँ पे दो प्रकार के सेल मिलते हैं। कैसे? एक कोशिका होता है यूनिसेलुलर, और एक होता है बहुकोशिका जिसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो एक हो गया यूनिसेलुलर, दूसरा हो गया मल्टी सेलुलर। अब क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस? ये पीडीएफ आपको मिलेगा, तो अगर नहीं क्लियर है तो हम वहां पे लिख देंगे। यहाँ पे अगर व्हाइट वाला आपको क्लियर नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे लिख के देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहना है यहाँ पे कि जो एक कोशिका होते हैं उनके पूरे बॉडी में एक ही सेल होता है, ओनली सिंगल सेल होगा। सिंगल सेल जिसमें पाए जाए उसे हम कहते हैं, एक ही कोशिका जिसमें पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों कि एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है वो। लेकिन जब यहाँ पे मल्टी सेलुलर की बात आती है तो आप ऐसे बोल सकते हो मोर देन वन, या फिर करोड़ों हो सकते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। मल्टीपल सेल जिसमें पाए जाते हैं उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपको इसको एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझना है तो सबसे अच्छी चीज है इसको उदाहरण से समझने के लिए आप ऐसा कीजिए, आप कहिए कि बैक्टीरिया तुम का हो, तो बैक्टीरिया कहती है कि हम सिंगल सेल है, चलो बहुत अच्छी बात है। वायरस तुम का हो, तो वायरस कहता है कि हम भी सिंगल सेल है, मतलब इसी में एक ही कोशिका होती है। जबकि अगर यहाँ पे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दोगे कि मनुष्य क्या हो, हम बहुकोशिका है, यानी कि मल्टी सेलुलर है। हम क्या है, तो प्लांट है। आया समझ में दोस्तों? ठीक, अब आते हैं कुछ और फीचर्स को देखते हैं कि कैसे हमें पता चला कि कौन एक कोशिका है, कौन बहुकोशिका है। देखिए यहाँ पे जो प्रजनन या रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नए ऑर्गेनिज्म जो आएंगे, यहाँ पे हमेशा कोष विभाजन से आते हैं, कोष विभाजन से आते हैं, यहाँ पे सेल डिवीजन से आते हैं। जबकि बहुकोशिका के केस में क्या होता है कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि मेल में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करेगा वो टेस्टिस है, जबकि फीमेल में जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है उसे हम ओवरी या डिम्बाशय कहते हैं, ओवरी है। तो ये तरह के हो गए। जैसे आप यहाँ पे देखिए, हम फोटो में लगा दिए डिफरेंस बिटवीन सिंगल सेल और मल्टी सेल। बहुत सारे एग्जांपल हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दे दिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल और मिल जाएंगे, बैक्टीरिया हो गया, एमीबा हो गया, ईस्ट हो गया। जबकि यहाँ पे ह्यूमन, डॉग्स, ओक ट्री, रोज, मशरूम या जितने तरह के प्राणी प्लांट वाले होते हैं मैक्सिमम, वो क्या होते हैं, बहुकोशिका होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये एक टाइप हुआ बेस्ड ऑन नंबर। नंबर को अगर हम मान लें तो नंबर के ऊपर कोष के दो प्रकार हो गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट तरफ से, एक कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के ऊपर हम मान सकते हैं दो प्रकार के सेल होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोकार्योटिक, दूसरे को हम कहते हैं यूकार्योटिक। आप समझेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कितना ही डेवलप हुआ है उसके ऊपर। अब चलिए समझते हैं, इधर जो दिया है आप पढ़ते रहिएगा, हम आपको यहां समझाएंगे। प्रोकार्योटिक क्या कहता है, देखिए भाई, यहां पे प्रो और कार्योटिक, और यहां पे एक लिख देते हैं यूकार्योटिक। हम बायोलॉजी में जो कुछ पढ़ते हैं वो ग्रीक या लैटिन से आया है। कहां से आया है? ग्रीक या फिर लैटिन से आया है। जब यहाँ पे प्रोकार्योटिक की बात हो रही है तो प्रो, हम अपने भाषा में इंग्लिश में प्रो किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे प्रो का मतलब होता है दोस्तों बहुत प्रोफेशनल, जिसे कहते हैं प्रो प्लेयर है। आप लोग पबजी बीजीएमआई खेलते हो तो उसमें कहता है प्रो प्लेयर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। प्रो का मतलब यहाँ कहता है कि प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, जबकि यहाँ पे यू का मतलब होता है ट्रू। और ग्रीक में कार्योटिक मतलब कारियोस होता है, और कारियोस का मतलब होता है यहाँ पे आपका न्यूक्लियस। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो जिसमें न्यूक्लियस बहुत कम डेवलप हुआ है, सही से उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है न्यूक्लियस की, उसे हम कहते हैं प्रोकार्योटिक कोशिका या प्रोकार्योटिक सेल। जबकि जिसमें न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है दोस्तों, इसे हम कहते हैं यूकार्योटिक या फिर ट्रू न्यूक्लियस। जब ऐसी घटना होगी कि न्यूक्लियस कम डेवलप है, न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डेवलप है, तो दो चीजें जान लो दोस्तों, एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है। जब ये कोशिका बनाओगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस तो है लेकिन न्यूक्लियस में डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियस है लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस डेवलप है, पूरे अच्छे से है। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, बहुत सारे सेल के ऑर्गेनल्स, क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आया है, आज ही आपको पढ़ाएंगे, लास्ट तक देखिएगा तो ये सब दिखाएंगे। ये क्वेश्चन पहला पॉइंट जो बोल रहा है, कहते हैं कि इसमें बहुत सारे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ईआर हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, सेल प्लेट्स हो गया, बहुत सारे होते हैं। यूकार्योटिक में वो सारे पाए जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे बोल देते हैं गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, सेंट्रोसोम, राइबोसोम्स, ये सारे हैं। जबकि प्रोकार्योटिक सेल जो होता है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहां पे बहुत पाया जाएगा, तो एक ही चीज पाया जाता है, ये हो गया आपका राइबोसोम्स, और दूसरा साइटोप्लाज्म, यही होते हैं। यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो होता है, आसपास उनके मेम्ब्रेन होगा, एक दायरा होगा, वो नहीं होते हैं प्रोकार्योटिक में। यही क्वेश्चन पूछा था कि बताइए क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों कोशिकाओं के बीच में। तो हमने कहा कि दोनों कोशिकाओं के बीच में यही पहला अंतर है और सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें पाई जा रही हैं, वहां पे नहीं पाई जा रही हैं। उसको यहाँ पे कहता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, वहां पे कहता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। काम खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, जो एक कोशिका है बहुत छोटी होती है, इनकी साइज बहुत छोटी होती है, सॉरी एक कोशिका बता रहे हैं आपको, हम बोल रहे हैं काइंड ऑफ एक कोशिका ही आता है वो, क्योंकि प्रोकार्योटिक मतलब काइंड ऑफ यूनिसेलुलर ही मैक्सिमम होते हैं उसमें। तो जो प्रोकार्योटिक होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं इन जनरली, हमेशा नहीं ऐसा कि होगा। तो इसमें क्या होगा आपका कि ये छोटे छोटे होते हैं, कंपेरेटिवली ये बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। ठीक है, लास्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इनका डायमीटर प्राय 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक का होता है, जबकि इनका डायमीटर 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। यहाँ पे डीएनए सिंगल और सर्कुलर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे डीएनए मल्टीपल लीनियर होता है और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको फिर से हम बता दे तो फिर से वही, बैक्टीरिया को बुलाओ, आओ बैक्टीरिया, दूसरा बुलाओ बैक्टीरिया होता है, हम थोड़ा बैक्टीरिया कह रहे हैं, वायरस हो गया, एमीबा हो गया, एमीबा ये भी हो जाएगा। जबकि यहाँ पे एग्जाम्पल लाना है तो मनुष्य को बोलो भैया आओ यहाँ पे आप बैठो, प्लांट बैठ जाओ यहाँ पे बैठा दो, ये सारे इसके एग्जाम्पल पाए गए। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं सेल के कुछ कुछ पार्टों पे, क्या कहता है उनके पार्टों के बारे में। तो पहला पार्ट जो हमने पढ़ाया इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब थोड़ा यहां से हम केमिस्ट्री घूम के आते हैं, घूमना तो है हमें, घूमनी अच्छी, घूमने जाने की जो बातें होती हैं बड़ी अच्छी होती हैं, सुहानी होती हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा जो है केमिस्ट्री में आपने सुना होगा कि 4th स्टेट ऑफ मैटर है। टोटल आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री में टोटल कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, हम फटाक से बोलते हैं कि 5, 4 होते, 3 होते हैं, ऐसे कहते हैं। किसी ने बोला 4, किसी ने बोला 3, बहुत लोग उसको 90% लोग 3 कहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। उसी में 4th स्टेट जो है प्लाज्मा है। और प्लाज्मा है क्या, ना वो ठोस है ना वो तरल है,
ना वो सॉलिड है, वो ना वो लिक्विड है, दोनों को मिलके जो बना है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा बना, ये काइंड ऑफ हम ऐसे बोलेंगे कि ये जेली लाइक सब्सटेंस है। जैसे आपने हनी देखा है उस तरह से है जेली लाइक सब्सटेंस, ये मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन की काम क्या है, तो देखिए पहले तो आपको हम बता दें कि ये बना किससे है। ये बना होता है फॉस्फोलिपिड से। आप फोटो देखिए, फोटो में आपको दिखाई देगा, इसका कंपोजिशन जो होता है फॉस्फोलिपिड से होता है। ये इसका कंपोजिशन है, ये फॉस्फोलिपिड है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड आपको दिख रहा है, तो फॉस्फोलिपिड में जनरली प्रोटीन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल या फिर लिपिड्स होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यही तीन चीजें जनरली होती हैं, मेनली उसमें प्रोटीन और लिपिड्स ही होता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली या फिर सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब इसका मतलब आप समझ लो, सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन छोड़ दो, आप समझो कि अभी आईपीएल का फाइनल हुआ, उसमें 4 टीमें सेमीफाइनल खेलने गई थी। जब सेमीफाइनल में जाते हो तो सेमीफाइनल से फाइनल में कितनी टीमें पहुंचती हैं, तो आप बोलोगे दोस्तों 2 टीमें, बाकी 2 क्या हो गए, निकल गए। उसी तरह ये सिलेक्ट करता है सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसका काम क्या है आपसे पूछा जाएगा। तो जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, जो दरकार दाम का जरूरत की चीजें होंगी वो यहाँ पे रह जाएंगी, जो जरूरत की चीजें नहीं है उसको वो निकाल के फेंक देगा, उसको वो निकाल के फेंक देता है बाहर। मतलब सेल की कोशिका के अंदर उसकी प्रवेश नहीं करता है, उसको प्रवेश होने नहीं देता है। यही इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, ये दोनों जगह पाया जाएगा। ये प्लांट कोशिका यानी कि उद्भिद में भी पाया जाता है और एनिमल, दोनों जगह इसका मौजूदगी हम देखते हैं। क्या करता है, देखिए प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन यानी कि प्रोटेक्ट करता है, मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, सेल को जोड़ के रखता है, एक साथ सेल को जोड़ने की काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सेल वॉल आ गया। आपको सेल वॉल के बारे में जानना है तो पहला क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल किसने डिस्कवर, सेल वॉल की खोज किसने की, कोशिका झिल्ली कहते हैं इसे। तो सेल वॉल की खोज जिसने की उसने सेल की भी खोज की, तो नाम क्या हो जाएगा, हुक वाले बाबा आ गए कि हुक ने की। अब एक रूम का वॉल क्यों होता है आप ये सोचो, यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहां से क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सेल वॉल है ये एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। कहां नहीं पाया जाता है, प्लांट कोशिका या फिर उद्भिद की कोषों में नहीं पाया जाता। क्या किडनी में हार्ट अटैक हो गया भाई, एनिमल में नहीं पाया जाता। हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एनिमल के सेल में नहीं पाया जाता है, मतलब हमारे शरीर में ये कोशिका झिल्ली या फिर सेल वॉल नहीं पाए जाएंगे। बात समझ में आ रहा है आपको। अब कहते हैं क्या कि देखो इसका काम क्या है कि ये एक वाल जैसे रूम को बनता है, रूम को एक ढांचा देता है, उसी तरह ये सेल को एक ढांचा देगा। और ढांचा को हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं कि भैया शेप देता है। क्या देता है, शेप देता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में हम थोड़ा आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि एक तो ढांचा दिया, अब एक रूम में वाल बनाते तो बाहर से प्रोटेक्शन आता है, प्रोटेक्शन दे रहा है कि नहीं, सुरक्षा करता है, कोई अटैक नहीं कर सके। तो उसी तरह ये भी ये प्रोटेक्शन देने की काम करता है। समझना बहुत जरूरी है। सेल का चैप्टर आज आपका खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्या कहता है कि सेफ हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, एक मेंटेन किया, और एक आप कह सकते हो कि 2 सेलों के बीच अगर इंटरेक्शन होगा, मान लो 2 सेल आपसे आपस में बात करने आते हैं, मिलने आते हैं, तो मिलने के लिए सेल टू सेल इंटरेक्शन इसी के थ्रू होगा, यही करवाएगा। या फिर बैरियर है किसी माइक्रो, कोई बॉडी जो होते हैं, मान लीजिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको सेल के अंदर प्रवेश नहीं होने देगा। ठीक है, अब आते हैं कि प्लांट में, यहीं पे आपको बताते हैं कि प्लांट के केस में, उद्भिद के केस में क्या होता है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है ये बना होता है सेलुलोज से, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कीजिएगा। एनिमल का, सॉरी एनिमल में तो है ही नहीं, फंगाई या फंगस का जो सेल वॉल है ये काइटिन से बना होता है। जबकि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया का, ये बना होता है दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टिडोग्लाइकेन से ये बना होता है। यानी कि हमें मिल गया 3 से 4 चीजें। क्या क्या मिला, ये सब क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ये जो प्लांट सेल वॉल जो होता है ये कितने लेयर का होता है, तो आप बोलोगे ट्राई लेयर का होता है। इसमें 3 परत होती है, 3 लेयर होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं लेमेला। क्या कहते हैं, लेमेला।
तो एक अंदर का लेमेला, इनर लेमेला, एक बीच का लेमेला, मिडिल लेमेला, एक बाहर का लेमेला, आउटर लेमेला कहा गया है। ठीक है, अब हम लास्ट में आपको लिखवाएंगे कौन किसको डिस्कवर किया था, वहां पे आपको क्लियर करेंगे। अब आते हैं न्यूक्लियस पे। देखिए न्यूक्लियस क्या है, इस फोटो को थोड़ा देखा जाए, ये बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसके अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस पाया गया है। क्या पाया गया है? जेली लाइक सब्सटेंस पाया गया है। और जेली लाइक सब्सटेंस जब पाया गया है तो उसमें हमको जोड़ना होगा नाम, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसको बचा के रखता है, जीवन दे के रखता है। इसके बाहर पे हमेशा देखिएगा कोटिंग होगा या उसको बंद करने के लिए होगा, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से जानते हैं या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो फिर आते हैं इस न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया, ये आपको पढ़ा दिया गया है। अभी हम पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 साल में इसको डिस्कवर किया। ठीक है, और ये जो अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये जो है न्यूक्लियस, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होंगे। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी में या रेल में कि डबल मेम्ब्रेन कौन है, डबल मेम्ब्रेन कौन है, तो ये है आपका। इसे हम एक नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, या फिर कहते हैं ये मैनेजर है, मैनेज करने का काम करता है, तो मैनेजर ऑफ द सेल, या फिर इसे हम कहते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल्स, यानी कि पूरे सेल का कंट्रोलिंग पावर इसके पास, ये कंट्रोलर ऑफ सेल, ये सारा नाम इसी का जाता है। ठीक है, कहता क्या है कि जो न्यूक्लियोलस है उसमें से राइबोसोम्स पाए जाएंगे, आगे पढ़ेंगे राइबोसोम्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या कहते हैं कि क्रोमाटिन एक मटेरियल मिलता है, ये भी यहां पे पाया जाएगा, आगे बताएंगे। कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके, डीएनए पाया जाता है। अब इसको हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये तो रहा लिखा हुआ ज्ञान, हम देखते हैं अपना समझने वाला ज्ञान। ज्ञान लेना है तो समझ के लेंगे। चलिए देखिए, अगर मानिए कि ये न्यूक्लियस है, तो साइंटिस्टों ने बोला चलो देखते हैं न्यूक्लियस है क्या, न्यूक्लियस को तोड़ा जाए भाई, न्यूक्लियस के अंदर है क्या। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। जब इसको तोड़ा तो उनको ऐसे रिबन जैसा एक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको उन्होंने नाम दिया कि ये क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर है। जब कोश विभाजन होने को होती है तो यही क्रोमेटिन फाइबर धीरे 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 ये एक्स का रूप ले लेता है, एक्स का शेप में, जो इंग्लिश लेटर का, इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स है, इसका रूप ले लेगा। और जब ये रूप ले लेता है तो इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोमोसोम बन गया। इसी क्रोमोसोम के बारे में अभी आपको पढ़ा है, किसने डिस्कवर किया? फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। साइंटिस्टों ने बोला कि भैया नहीं, शांति नहीं आ रहा है, हमको देखना है और क्या है इसके अंदर। तो बोला गया चलो देखिए भैया। तो देखा तो इसको जब खोला तो ऐसे स्प्रिंग के जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं। जब इसको खींच दिया जाता है दोस्तों, तो ऐसे कुछ पाए गए जिसको हम कहते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा है इसको क्या कहते हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, इसको हम डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का मेन जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, तो यहीं पे जीन होते हैं या फिर जेनेटिक मटेरियल है इस क्रोमोसोम के अंदर, और यही जेनेटिक मटेरियल जो है ये डीएनए है आपका। तो आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का या फिर किसी भी शरीर का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो आप कहोगे कि वो डीएनए होता है। मनुष्य में डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आरएनए भी होता है लेकिन डीएनए जानना है। अब इसमें से सिर्फ जो सिंगल यूनिट है इसे हम कहते हैं जीन, और इसके अंदर ऐसे ऐसे लाइन दिए जाते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ में पाए हैं। अब इसी को आपको यहाँ पे बहुत कुछ बोल के दिखाया गया है। यहाँ पे आपको दिखाया है, कहाँ गया भैया हमारा फोटो कहाँ गया? अच्छा, इसको आगे लाना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया। तो इसको बहुत तरह से दिखाया गया, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब देखिए कि ये जो क्रोमोसोम की थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों, क्रोमोसोम जो होता है, मानव के शरीर में 46 क्रोमोसोम जो होता है, जो पेयर में 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। पेयर में 23 पेयर में 23 जोड़ा होते हैं ये। ठीक है, तो क्रोमोसोम को कहते हैं कि ये हमारे बॉडी का गुण सूत्र है। क्या है? गुण सूत्र कहलाता है ये गुण सूत्र है, इसी से गुण आते हैं।
और क्रोमोजोम जो 46 हैं इनको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक 44 होते हैं और एक 2 होता है। 44 को हम ऑटोसोम कहते हैं या सोमेटिक क्रोमोजोम भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं अलोसोम। अब ये अलोसोम की बात करें तो इसको हम सेक्सुअल क्रोमोजोम भी कह सकते हैं, सेक्स क्रोमोजोम भी कह सकते हैं। तो सेक्स क्रोमोजोम क्या है? सेक्स क्रोमोजोम जो होता है महिला में अलग होगी, मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। इन केस ऑफ मेल ये हमेशा XY पाए जाएंगे, जबकि इन केस ऑफ फीमेल XX में होते हैं। ठीक है, तो यहीं से जब ये क्रोमोजोम आगे बढ़ेंगे, बात को ध्यान से सुनिएगा कि यहीं से जब ये क्रोमोजोम आगे बढ़ेंगे, प्रजनन या फिर रिप्रोडक्शन होगा, तो अगर XX जाएंगे, X और X गए हैं तो वो हमेशा एक लड़की होगी, और अगर X और Y जाएंगे तो हमेशा एक लड़का होगा। और इसीलिए कहते हैं कि पापा पे, फादर पे डिपेंड करता है कि लड़की होगी या लड़का होगा, ना कि फीमेल पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखिए राजस्थान में, हरियाणा में या फिर बहुत सारे जगह बिहार में होता क्या है कि एक महिला को कोसा जाता है कि आपके वजह से लड़की हुई है, ऐसा वैसा, ये सब गलत बात है। आप यहाँ पे कंसेप्ट समझ के जाइए कि XY किसके पास होता है, तो फादर के पास होता है। ठीक है, मतलब मेल यहाँ पे कहने का मतलब ये है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये मेल है, ये फीमेल है। अब आपको क्लियर होगा। तो न्यूक्लियस के बारे में जो आपका टेंशन था यहाँ पे सब क्लियर हो गया। इसी में एक वर्ड आता है, हम आपको 2 क्वेश्चन लिख के देंगे। अच्छा, लिख ही देते हैं। यूनिट ऑफ, एकक क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन ह्यूमन। ह्यूमन में यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, एकक क्या है? आपको प्लीज एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बतिया देना है कि सैया क्या होगा भैया, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बोल दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम वाला पे, जहाँ पे आपको ये वीडियो हाजिर मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आ गए, ये भी डबल ऑर्गेनल। अब इसमें बहुत लोचा है, झमेला बहुत है। अभी हम आपको पढ़ाए तो कहे कि अल्टमैन ने डिस्कवर किया था, लेकिन ऊपर पढ़िए तो देखिए क्या लिखा है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनो वैन कॉलिकर। क्या लिखा है? एंटोनो वैन कॉलिकर। अरे भाई अल्बर्ट वॉन कॉलिकर, हम एंटोनियो वैन लीeuwenhoek को जोड़ लिए थे। तो एंटोनो वैन को अल्बर्ट वैन फिर से आ रहा है भाई। अरे छोड़ो भाई, तुमको हम नहीं बोलेंगे, हम कॉलिकर ही याद रखते हैं। तो कॉलिकर कहाँ से आ गया? तो देखिए, पहला बार अगर किसी ने माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम अगर किसी ने देखा है तो वो कॉलिकर ही है। लेकिन बायोप्लास्ट नाम से किसी ने डिस्कवर किया तो उसका नाम था ऑल्टमैन। और इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देने वाला कोई इंसान है तो कॉइंड बाय, कहने का मतलब उनका नाम दे दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, इसको दिया था कार्ल बेंडा ने। ये दोनों क्वेश्चन नीचे से, दोनों 1 और 2, ये दोनों ने एसएससी पूछ लिया है अभी तक, यहाँ पे पूछ लिया है। कार्ल बेंडा रिसेंटली आया था आपका, तो ये कार्ल बेंडा ने डिस्कवर किया। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत सारे नामें होती है, बहुत नाम दिया जाता है, बहुत हमको कंफ्यूज किया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। पहला क्वेश्चन शुरू होता है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, तो आप बोलिए कि पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कोशिका, सेलुलर रेस्पिरेशन कौन करता है? तो आप बोलिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इंटरनल रेस्पिरेशन कौन करता है? तो आप फिर से बोलिएगा कि यही माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसके अलावा इसके पास अपना डीएनए प्रेजेंट है, तो डीएनए यहां पे पाया जाता है, डीएनए इज ऑल्सो फाउंड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आ गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, ये एसएससी का ही क्वेश्चन है। अदर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ के डीएनए इज फाउंड इन, डीएनए कहां मिलेगा? फाउंड इन, ऐसा अगर बोला तो बोलिए कि हमारा भैया माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा। कौन पढ़ा है? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा। मिल गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको कह रहा है कि क्रूशियल रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। आगे समझाएंगे आपको। नाम दिया था किसने? कार्ल बेंडा ने। ये भी यहाँ पे लिख दिया है, सब कुछ लिखा गया है। तो समझ लेते हैं क्या कहता है। इसके और भी थोड़े नाम होंगे, उसके पहले हम आपको थोड़ा कुछ चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, इसमें 2 लेयर होता है, इसीलिए इसे भी कहते हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे 2 लेयर पाए गए, इसीलिए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल इनको कहा गया है। फिर क्या कहता है कि इसके अंदर के वाल को, कहीं पे आप देखो क्रिस्टी लिखा है, तो इंटरनल वाल या इनर वाल को हम क्रिस्टी कहा गया, इनर वाल। और इसके अंदर कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स।
इसी के अंदर देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको डीएनए मिल रहा है और राइबोसोम मिल रहा है। अब डीएनए और राइबोसोम खुद का है कि नहीं, इसका राइबोसोम प्रोटीन बनवाएगा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो जब डीएनए और राइबोसोम मिल रहा है तो इसे हम एक नाम देते हैं, कहते हैं वेयर्ड ऑर्गेनल। वेयर्ड ऑर्गेनल, अजीब सा कोई बिहेवियर करने वाला ऑर्गेनल है ये। उसका रीजन क्या है, ये वेयर्ड ऑर्गेनल से क्वेश्चन आया है। उसका रीजन है ये, क्योंकि इसमें डीएनए पाया जा रहा है और राइबोसोम्स। फिर इसे कहते हैं ए प्रोकार्योटिक सेल। ए प्रोकार्योटिक सेल इन यूकैरियोटिक सेल। बाप रे बाप, क्या कह रहे हो भैया, समझ लेते हैं। कह रहा है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं मनुष्य की, वो यूकैरियोटिक होती हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, अपना जो काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया, वो खुद का इतना अपना काम कर रही है। पहले तो कहते हैं उसे पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी की सिंथेसिस करती है। एटीपी सिंथेसिस होता है यहाँ पे, यानी कि एटीपी का निर्माण होता है। और जब एटीपी की सिंथेसिस होता है तो यहाँ पे एटीपी को हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहा गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे एटीपी के इसमें निर्माण हुआ है। और कितने एटीपी, तो हम कहते हैं 38 एटीपी जुड़े हैं, तो हमको ये एनर्जी देते हैं। और यही इसे को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, या क्रेब्स चक्र इसे कहा गया। अब ये क्रेब्स चक्र आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन में। क्रेब्स साइकिल कहाँ पढ़ोगे आप इसे पढ़ोगे रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में हम आपको पढ़ाएंगे, तो रेस्पिरेशन में कैसे पढ़ोगे वो समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए कितना एटीपी, 38 एटीपी, कितना एनर्जी, एक एनर्जी दे दिया हमको। इसी को क्या कहा गया, क्रेब्स चक्र। और एटीपी सिंथेसिस करने को कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट पे थे, क्या कहता है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोटिक, उसको समझते हैं कि देखो भैया, खुद का एनर्जी बना रहा है, खुद का राइबोसोम रखा है, खुद का डीएनए रखा है, सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है। इसीलिए इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। और एक प्रोकैरियोटिक मतलब कि पूरा डेवलप सेल नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर एक अलग ही सेल की तरह काम कर रहा है, एक अलग कोशिका की तरह यह काम करके दे रही है। बात समझ में आया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो भैया, होमवर्क तो रहेगा, पढ़ोगे तो होमवर्क तो मिलेगा। होमवर्क क्या कह रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कह रहा है कि एनर्जी करेंसी, हमारे देश का मुद्रा क्या है, रुपया है ना, रुपीज है ना। तो उसी तरह हमारे शरीर का एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का एनर्जी करेंसी क्या है, आपको ये कमेंट में हमको बता देना है। ये आपका क्वेश्चन है, हमें एनर्जी का मुद्रा कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया उड़ा दिए भैया, प्लास्टिड में आ गए। आ जाओ प्लास्टिड में। अब इस प्लास्टिड को भी समझ लेते हैं। प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी कि उद्भिद कोशिकाओं में ये पाया जाएगा। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। तो हम, आप याद रखो कि लास्ट तक हम बोल देंगे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कितने होते हैं, यहाँ पे देखोगे, ठीक है। अब देखिए, प्लास्टिड जो है उसका काम क्या है, प्लास्टिक मत बोलिएगा दोस्तों, प्लास्टिड बोलिएगा, ठीक है। तो प्लास्टिड का काम क्या है, यहां पे जो लिखा है उसको हम देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस करना, पिगमेंट को स्टोर करना, सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स करना। अब चलो, ये जो लिखा है उसको छोड़ो, यहां पे आओ। ये जो प्लास्टिड है इसके तीन टाइप में एक जो होता है इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो है क्लोरोप्लास्ट, नाम से क्लोरो तो क्लोरो से क्लोरोफिल, तो यहां से निकला कैसा कलर होगा, ग्रीन कलर का होगा, यानी कि हरा रंग का होगा। और आप सुनते हो, आप जानते हो कि प्लांट में, उद्भिद में कहीं पे भी अगर हरा रंग पाया जाए तो वहां पे एक काम होगा, सालक संश्लेषण होगा, या फिर वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा। यहां पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब देखिए, यहां पे हम आपको बना देते हैं हरे रंग का एक पत्ता। ये पत्ता नहीं बना भाई, ये पत्ता है। इस पत्ते के अंदर आप जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे जगह पाए जाते हैं, और इन जगहों को ही हम कहते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है। तो हरे रंग के क्लोरोप्लास्ट, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पे जुड़ा है क्लोरोफिल का बात भी, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो क्लोरोफिल का बात जुड़ा है। तो जब क्लोरोफिल की बात आ रही है, क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, तो यहीं पे खाना बनता है, यानी कि यही जगह है, यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। अब हम जब घर में खाना बनाते हैं तो उस जगह को क्या कहते हैं, रसोई घर कहा जाता है, कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में बोलेंगे तो किचन हाउस कहते हैं। तो उसी तरह यह क्लोरोप्लास्ट जो है ये होता है आपका किचन हाउस ऑफ सेल।
क्या होगा, किचन हाउस ऑफ सेल, यानी कि रसोई घर, कोशिका का एक रसोई घर का काम करता है। अब सुनिए, ये भी क्लोरोप्लास्ट कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह मिलता है, और ये क्लोरोप्लास्ट कहता है कि हमारे अंदर भैया डीएनए है, डीएनए हमारे अंदर है, तो डीएनए इज ऑल्सो फाउंड। बहुत अच्छी बात है। तो फिर इसी को एक नाम देते हैं, इसी को एक नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं ए सेल विद इन सेल। ये लाइन का फेमस, मतलब इंग्लिश का फेमस लाइन से क्वेश्चन आता है। एक कोशिका के अंदर कोशिका कौन है, क्लोरोप्लास्ट। एक कोशिका के अंदर कोशिका की तरह कौन काम कर रहा है, तो आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब आपको समझ में आया होगा, क्या कह रहा है क्लोरोप्लास्ट, ये समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसी क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट हैं, जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे स्ट्रोमा क्या होता है और ग्रेना क्या होता है, ये दोनों चीज आप यहाँ पे पढ़ोगे, टेंशन नहीं है। वन शॉट वीडियो बना रहे हैं सेल का, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे सेल को, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, अब क्लोरोप्लास्ट तो हम भैया पढ़ा दिए, काहे को फिर इधर आ गए, चलो ये तो पढ़ा दिए, फिर भी देखेंगे। अच्छा, इसके पहले यहाँ पे देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट, एमायोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये हम आपको सब बताएंगे। ये जो सारी चीजें हैं हम आपको बता रहे हैं, बस आप देख के छोड़ दीजिए। चलिए, तो क्लोरोप्लास्ट हम बता दिए कि यहाँ पे एनर्जी फॉर्मेशन होता है। एक बार थोड़ा रिएक्शन को भी लिख लेते हैं, रिएक्शन को लिख लेंगे तो आसानी हो जाएगी समझने में। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आया, जल के साथ मिला, सूर्य के प्रेजेंट में, यानी कि सूर्य के लाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट में, और यहाँ पे मिल गया क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल मिल के बनाया, क्या बनाया भैया, तो बनाया ये C6H12O6, और इधर निकला 6 गो ऑक्सीजन। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 6 को डाल दीजिए, यहाँ पे भी 6 को डाल दीजिए। कभी कभी ऐसे भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे 12 भी कहता है तो उधर 6 और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। चलिए देख लेते हैं। कहानी ये है कि हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं कि ये जो सूर्य का लाइट है, मैक्सिमम या सबसे ज्यादा खाना, फूड या ग्लूकोज कौन से कलर में बनता है, ये फिर से आपके लिए होमवर्क है। अच्छा छोड़िए, कहा होमवर्क दे रहे हैं, बता ही देते हैं। जिस कलर से लिखेंगे उसी से बनेगा। सबके दिमाग में हरा आया होगा, लेकिन बनता है लाल से। सबसे ज्यादा खाना बनता है लाल कलर से, क्योंकि लाल का तरंग दूरत्व या फिर तरंग दूर जो दीर्घ होता है, तरंग दूर दीर्घ, या फिर उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, वो सबसे बड़ा होता है, तो इसीलिए लाल में बनेगा। इस क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है, उस धातु को हम क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे इस धातु का नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहा गया, हो गया। और यहां पे जो बाई प्रोडक्ट है ये ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। और मेन प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा घुमा के कि बताइए भैया कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा हमको, और ये पनिया कहां से मिलेगा, यह क्वेश्चन पूछेगा। बताएंगे, कोशिश करेंगे। सबके मन में ये क्वेश्चन जवाब आता है कि देखिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसीलिए हो सकता है मनुष्य से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा होगा उसको। नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड उसको वायुमंडल से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। उद्भिदों को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, जबकि ये पानी जो होता है उनको सॉइल से मिलता है। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ के पत्तों में एंटर कर रहा है, पेड़ के पत्तों में एंटर कर रहा है, किसके माध्यम से कर रहा है, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है कि ऑक्सीजन छोड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे करेगा, ये क्वेश्चन बोल देना दोस्तों, स्टोमाटा से करता है, हमको पता है, ऐसे बोलना हमको पता है, स्टोमाटा से करता है। किससे करता है, स्टोमाटा से। तो क्लोरोप्लास्ट आशा करते हैं क्लियर है। क्रोमोप्लास्ट में आते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट पढ़ाने से पहले थोड़ा एक काम कर लें, ल्यूकोप्लास्टवा पढ़ लें, समझ में ज्यादा आएगा। चलिए, ल्यूकोप्लास्टवा को पढ़ते हैं। ल्यूकोप्लास्टवा कहता है कि प्लास्टिड का ऐसा पार्ट है जो कि कलरलेस है, कलरलेस है। कौनो कौनो किताबें में ये भी लिख देता है कि ये व्हाइट कलर का होता है। ऐसा कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो आप दोनों ही याद रख लीजिएगा। ऐसे तो कहता है कलरलेसे है, तो कलरलेसे याद करेंगे हम लोग। क्या काम है, तो भैया देखो, स्टोरेज का काम करेगा, संग्रह करेगा। किसका संग्रह करेगा, स्टोरेज, खाना को स्टोर करेगा, फूड को, जो ग्लूकोजवा बना है उसको स्टोर करेगा। अब देखो, ये इन जनरली नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि ये खाना तो बनाते नहीं है, स्टोर करते हैं। जैसे कैसे हम खाना फ्रिज में रख देते हैं, बर्तन में रख के फ्रिज में रख देते हैं, वैसे इसको रखना है। तो इसके 3 टाइप हुए, और तीनों टाइप में क्या है, पहला कहता है एमाइलोप्लास्ट।
पहला क्या बोला, एमाइलोप्लास्ट, दूसरा कहता है एलायोप्लास्ट, एंड तीसरा कहता है एल्यूरोप्लास्ट। ये 3 प्रकार हो गए इसके। अब तीनों कुछ ना कुछ संग्रह करेंगे। क्या संग्रह करेंगे भैया? जो प्लांट बनाएगा उसको संग्रह करेंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट की संग्रह करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की, जबकि ये जो है ये वसा यानी कि फैट्स की संग्रह करता है, और एल्यूरोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन की संग्रह करता है, यानी प्रोटीन को स्टोर करता है। तो तीनों चीज आपके क्लियर हो गए हैं कि 3 चीजों को स्टोर करता है। बाकी आप फंक्शन समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। तो क्रोमोप्लास्ट ई क्या करेगा, ई कलर दे देगा, कलर प्रोवाइड्स कलर किसको, आदर फल को देगा, फ्रूट्स, और ई देगा किसको, फ्लावर्स को। ये 2 चीजों को कलर देता है। जैसे कि आपको हम समझाते हैं कि गाजर का आपने कलर देखा होगा, तो क्वेश्चन पूछ दिया कि गाजरवा का कलर किसकी वजह से होता है, तो बोलना कैरोटीन के वजह से होता है या फिर कैरोटीनॉइड्स के वजह से होता है, इसके वजह से कलर होता है। उसी तरह आपने टमाटर का कलर देखा है, टोमेटो का कलर आपने देखा होगा, टोमेटो का जो कलर होता है दोस्तों, ये लाइकोपिनवा के वजह से होता है, लाइकोपिन के वजह से हो गया, ठीक है। चिल्ली का कलर कैप्साइनिन या फिर कैप्जेंथिन से होता है। अभी यहाँ पे आपको दिखा सुगर बीट जिसे कहते हैं, तो सुगर बीट का कलर जो होता है बेटानिन के वजह से होता है, कैरोटीन के वजह से होता है। देखिए आपको यहाँ पे सब मेंशन है, तो हम यहाँ पे कैरोटीन लिखे या कैरोटिनॉइड्स लिखे, बात एक ही है। आपको रखना याद दोनों ही है, दोनों ही याद करने हैं, ठीक है दोस्तों। बस और आगे नहीं चाहिए कुछ भी, देख लीजिए। हाँ, और एक चीज है, फूलवा का कलर कैसे आएगा, यानी कि फ्लावर, पुष्पा समझ लिए होगा, वैसा वाला कहानी नहीं है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझ लिया होगा, ऐसा वाला। तो फ्लावर का जो कलर आता है वो एंथोसाइनिन के वजह से आता है। यहाँ पे सच में पुष्पा समझना है, फूल ही समझना है, पुष्प समझना है, वो एंथोसाइनिन के वजह से आता है, एंथोसाइनिन के वजह से। अब बताओ एक क्वेश्चन, चलो डाल दें। इसका अध्ययन जो होता है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, इसको हम क्या कहते हैं? आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में मार दीजिएगा, एगो खड़का दीजिएगा, एगो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये बता दीजिएगा। चलिए अब आते हैं एंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। कुछ कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस करेंगे, एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस करते हैं, और उसी को हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ ऑर्गेनल्स। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया है दोस्तों, कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस। क्या दिया है? कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, इसी के बारे में जानना है। इसमें पहला जो आपको मिला, ई कौन है? तो बोलिएगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार तो क्वेश्चन दिया था, कैसे पगलाया था एशिया वाला, वो क्या किया था, लिखा था एंडोप्लाज्मिक डैश ब्रैकेट में ER, ये क्या क्या करता है, ऐसे फंक्शन दिया था, और लास्ट में देखिए ER लिखा था। अब स्टूडेंट सोच रहा है राइबोसोम्स है ना, रेटिकुलम है ना, और क्या है, लेकिन आंसर रेटिकुलम में होगा, जानबूझ के दिया था। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है? बहुत सारे सेल की कोशिकाएं की प्रोसेसेस को आगे बढ़ाता है, जिसमें आप देखते हो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है, या फिर यहां तक कि कैल्शियम का स्टोरेज करता है, और सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, चीजों को भेजता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं मेन पार्ट। ये देखिए, एक हो गया RER और एक हो गया SER। ER के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है RER, दूसरा होता है SER। R का मतलब होता है यहां पे रफ, और S का मतलब होता है स्मूथ, ठीक है। R का मतलब होता है रफ, S का मतलब होता है स्मूथ। कहता क्या है? रफ के ऊपर ऐसे छोटे 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 कुछ आकार पाए गए। क्या पाया गया भाई? जबकि स्मूथ स्मूथ है। फोटो में देखिए, तो इस फोटो को ध्यान से निहारिए, देखिए यहाँ पे छोटका छोटका कुछ को मिल रहा है, और ये जो छोटका छोटका है इसको राइबोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। जबकि ई वाला पार्ट में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसको हम स्मूथ कहते हैं। इधर वाला देखिए, अच्छा इधर वो तो न्यूक्लियस है, सॉरी, इधर देखिए स्मूथ वाला पार्ट है, इधर वाला आपका रफ पार्ट है। तो ये जो छोटा छोटा मिला है, इसी को हम कहते हैं कि ये राइबोसोम्स है। क्या है? राइबोसोम्स। और इसी राइबोसोम्स के माध्यम से ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। क्या करवाता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। इसी राइबोसोम्स के माध्यम से ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। समझ में आया? जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये स्मूथ है, तो ये
वसा या फिर लिपिड्स की सिंथेसिस करवाता है, लिपिड्स सिंथेसिस। तो दो चीजें आपको जानने थे, दोनों चीज आपकी क्लियर हो गए कि रफ के ऊपर रफ होने का रीजन राइबोसोम है। कारण क्या है? राइबोसोम है, और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स या फिर फैट्स की सिंथेसिस करवाता है। दो चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे कहते हैं गोल्गी अपरटस या फिर गोल्गी बॉडी। क्या करेगा, क्या करता है? देखिए, पैकिंग करने का काम करता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। जो खाना बन रहा है या फिर जो चीजें बन रही हैं, पैकेजिंग का है, स्पेलिंग गलत हो रहे हो भैया, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स करने का काम कौन करता है? तो आप बोलोगे राइबोसोम्स करता है, सॉरी गोल्गी बॉडी करता है। जबकि एक और फंक्शन है, इसको हम कहते हैं सिक्रेशन, खरन करवाना, सिक्रेशन करवाना। किसका सिक्रेशन करवाएगा? तो दो चीजों का नाम याद रखना, एक तो लाइसोसोम होता है और एक होता है एक्रोसोम। ये एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है? तो बोलना एक्रोसोम पाया जाता है स्पर्म में। तो ये एक्रोसोम का सिक्रेशन करवाता है और दूसरा लाइसोसोम का भी सिक्रेशन करवाता है। इसको हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं, इसे हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस का भी काम करता है। और इसी के अंदर ये जो पॉइंट है, इस जगह को, इसको सिस्टर्न कहा जाता है। देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा दोस्तों, नोन एज सिस्टर्न, ठीक है। क्या करता है? ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करवाएगा और ग्लाइकोलिपिड्स का भी फॉर्मेशन करवाएगा। ये दो चीजों का आप ध्यान से देख लीजिए, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करवाएगा, सिक्रेशन करवाएगा, पैकिंग करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट भी करने का काम कर सकता है, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। सेल डिवीजन में हेल्प, कोष विभाजन जब होता है तब ये मदद करता है, तो आप बोल सकते हो हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये भी याद रखो, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अब जब पहला बार एसएससी सीजीएल टायर 2 में जनरल अवेयरनेस आना शुरू हुआ, तब ये लोग क्या किया कि गया और 11 का किताब उठाया, सीबीएसई वाला 11 वाला किताब से देखा, वहीं पे लाइन मिलेगा, क्वेश्चन बता रहे हैं, होमवर्क नहीं करना है आपको, जाके बस 11 का किताब डाउनलोड कीजिएगा और जो बोल रहे हैं उसको खोजिएगा। कहा क्या कि सीजीएल टायर 2 में, लिख दो भैया, याद रहेगा, एसएससी सीजीएल, जाके मैच कर लीजिए आप अगर हम गलत बता रहे हैं तो। टायर 2 जो 22 का पेपर 2023 में हुआ था, उसी में आया था ये, जो 22 का पेपर 2023 में आया था, कि एक तरफ से गोल्गी बॉडी बनता है तो उसे हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस, और एक तरफ से गोल्गी बॉडी मैच्योर होते रहता है, मतलब डेवलप होते रहता है, तो उसे कहते हैं मैच्योरिंग फेस। क्वेश्चन पूछा था फॉर्मिंग फेस से, कहा था कि फॉर्मिंग फेस ऑफ गोल्गी बॉडी इज डैश, कनकेव, कन्वेक्स, बाइकनकेव, प्लेनोकॉनकेव, ऐसा करके 4 एग्जांपल ऑप्शन दिया था। अब हम दोनों दे दिए आपको, फॉर्मिंग फेस कौन सा, मैच्योरिंग फेस कौन सा, बस आप जाना और सीबीएसई का 11 वाला बुक उठाना, उस बुक में डाउनलोड कर लेना, नेट में जाओगे सर्च करोगे मिल जाएगा, तो उस क्लास 11 का बुक को डाउनलोड करो और वहां से देखो, आपको दिखेगा 2 केमिस्ट्री 2 फिजिक्स के टर्म है। अच्छा, आपको बता ही देते हैं 2 फिजिक्स और केमिस्ट्री के टर्म क्या है। एक सीस और ट्रांस है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, और एक कॉनकेव, उत्तल अवुत्तल जिसे कहते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स है। आप बस मैच्योरिंग के लिए क्या है, फॉर्मिंग के लिए क्या है, आप इसको बैठा देना, आपका काम खत्म। कहाँ कौन बैठेगा उसको बैठा देना, काम खत्म। नहीं समझ में आया तो हमारे टेलीग्राम में आइए, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जीतू तिवारी सर डैश PW के नाम से, उसमें हमसे पूछ लीजिए, या फिर आप कमेंट में मार दीजिए, कमेंट में हम देख लेंगे, वहाँ पे देख लेंगे। आ जाइए, दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं। पागल इंसान है ये, इसे हम कहते हैं पागल, इंसान तो नहीं है, पागल है, इसको हम नाम ही देते हैं पागल, क्योंकि न्यूक्लियस के बिना ये पागल की तरह काम करता है। इसे कहते हैं सुसाइडल बैग। क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग? इसका रीजन है कि इसके अंदर एक उत्सेचक या फिर एंजाइम जिसे कहते हैं, एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक, या फिर इसे ही हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पे एक डाइजेस्टिव एंजाइम पाएगा। मान लो सेल का कोई पार्ट कहता है हम कमोए नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, जाओ स्ट्राइक पे चले गए, हम बात नहीं सुनेंगे किसी का, तो न्यूक्लियस बोलता है अरे भाई समझ ले, मैनेजर है ना, कर ले भाई, बोलता ना नहीं सुनेंगे, हम काम नहीं करेंगे, बोला चलो कोई बात नहीं। लाइसोसोम को खबर दिया गया, लाइसोसोम आया, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, एटम बम भी कह सकते हैं। लाइसोसोम आया और उस पर फट गया, और फट के उस पर क्या किया, ये डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ दिया, और धीरे धीरे पूरे सेल को लेके सुसाइड कर गया।
तो इसीलिए इसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइड किया कि नहीं, सुसाइड, तो इसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कि सुसाइड करने का काम करता है। हाइड्रोलेस भी कहते हैं, वेराइटीज ऑफ एंजाइम नोन एज हाइड्रोलेस या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या फिर उसे कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो आप इसका एक और भी फंक्शन पकड़ सकते हो कि ये मृत कोशिकाओं को साफ कर देगा, यानी कि क्लीनिंग ऑफ डेड सेल, क्लीनिंग ऑफ डेड सेल। हमारे शरीर के कौन से पार्ट में या कौन से जगह पे लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, लाइसोसोम नॉट फाउंड, कहां पे नहीं पाए जाएंगे, ऑप्शन लगा देंगे आपके लिए, हम सब करके जाएंगे। ए में आप लिख दो आरबीसी, बी में लिख दो हेपेटिक सेल या फिर लीवर, सी में लिख दो रेनल सेल्स या फिर किडनी, डी में लिख दो नन। अब आंसर बता दो कौन सा होगा आपका आंसर। तो लाइसोसोम क्लियर हो गया। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल्स जो है इसके अंदर पानी जल संग्रह होता है। अब क्या करता है इसको देखो समझो, एक बहुत छोटा सा एक चीज समझो कि ये जो प्लांट कोशिका है इसमें बहुत छोटा वैक्यूल है, जबकि ये जो, सॉरी उल्टा बताया भैया, किडनी में हार्ट अटैक वाला बात बोल देते हैं हम कभी कभी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा फिर रियलाइज भी होता है कि जो एनिमल सेल है, यहाँ पे लिखो दो नहीं तो तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाएगा, कि एनिमल सेल जो होता है उसके अंदर वैक्यूल छोटे होते हैं, जबकि क्योंकि यहाँ पे देखो आप सेल वॉल दिख रहा है, तो ये प्लांट सेल है तो इसमें बहुत बड़का है। अब काम क्या है देखोगे, दो ही फंक्शन है इसका, एक टर्गिडिटी, दूसरा रिजिडिटी। अब दोनों इंग्लिश के लेटर वर्ड है कि नहीं है, तो टर्गिडिटी और रिजिडिटी का मतलब समझो। रिजिडिटी मतलब बहुत रिजिड होना, बहुत टफ रखना, बोलते हैं कि अरे तुम बहुत रिजिड इंसान है यार, बात नहीं सुनता है, तो रिजिड मतलब टफ, तो सेल को, कोशिका को टफ बना के रखेगा। टर्गिडिटी मतलब क्या होता है, दो वर्ड और मिलेंगे आपको, एक मिलेंगे टर्गिड, एक मिलेंगे फ्लैसिड। तो फ्लैसिड क्या और टर्गिड क्या, टर्गिड का मतलब होता है कि मान लो जैसे रुई होता है, कॉटन होता है, उस पर पानी डालोगे तो थोड़ा फूलेगा ना, उसी तरह वो पानी जब रहता है तो वो फूला रहता है, तो उसे हम कहते हैं टर्गिड। जब सारा पानी निकल जाएगा तो फ्लैसिड हो जाएगा। तो ये दोनों काम करने का काम कौन करता है, वैक्यूल्स करता है। और ये जो वैक्यूल्स है इसमें थोड़ा डिफरेंस है, समझ लीजिएगा भैया। उद्भिद में या फिर प्लांट में और एनिमल में, दोनों में डिफरेंस है दोनों जगह, लेकिन यहां पे छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, स्मॉल स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल्स, बीच में वैक्यूल्स लगा दो यहां पे, जबकि यहां पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, यहां पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स पाए जाएंगे। बाकी क्या लिखा है नहीं फर्क पड़ता है, हाँ बस इतना याद रख लेना आप कि वैक्यूल्स के आउटर वॉल को, आउटर मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। एसएससी ने पूछा है इसको, रेलवे में पूछा है, टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टोनोप्लास्ट। और लगभग प्लांट सेल में 90% इन्हीं का जगह होता है। अब आ गया राइबोसोम्स। जैसे कि आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा शरीर का हमारा अंग कौन सा है, लीवर है, सबसे छोटा कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन सुने होंगे। तो उसी तरह कोशिकाओं में क्या होता है, बड़ा और छोटा होता है। कोशिकाओं में क्या होता है, बड़ा और छोटा होता है। अब यहाँ पे कहता है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन है, तो आप बोलोगे राइबोसोम से। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन है, तो आप बोल दोगे राइबोसोम से। क्या करेगा, पहले तो ये बना है राइबोन्यूक्लिक एसिड से। किससे बना है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम कहते हैं आरएनए। क्या नाम से जानते हैं हम उसे, आरएनए के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है राइबोसोम्स, तो आपको अभी हम पढ़ाए हैं कि राइबोसोम्स जो होता है ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। पढ़ाए हैं कि नहीं भैया, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये समझ में आ गया। इसीलिए इसे हम एक नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं कि भैया ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल है। क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ये प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करता है। हर एक राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। क्या है, तो एक को हम कहते हैं 80S और एक को हम कहते हैं 70S। ठीक है, तो इसके इच राइबोसोम में 2 लार्जर और स्मॉलर बोला है कि नहीं। तो इसके जो सब यूनिट है 70S और 80S, अब कैसे समझे कौन कहां पाया जाएगा, तो बोलिएगा कि जो 80S है बड़ा है कि नहीं है, तो बड़ा है यानी कि बड़ा डेवलप सेल कौन सा है, तो आप बोलिएगा कि ये यूकार्योटिक डेवलप होता है।
यानी कि 80s यूकारियोटिक में पाए जाएंगे, जबकि 70s कहाँ, कम डेवलप कौन सा है, प्रोकारियोटिक है, तो प्रोकारियोटिक में पाएंगे। और इसके अपने सब यूनिट होते हैं फिर से छोटे छोटे, तो एक होता है 60s और एक होता है 40s। कैसे याद रहेगा, देखिए हम आपको बताते हैं कि 70s वाले में एक 50s होता है और एक 30s होता है। अच्छा समझिए, 30 50 सब तो जोड़ संख्या है, ऐसे समझिए 7 5 3 8 6 4, 7 जो है बिजोड़ संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर कौन सा है, ऑड नंबर है। उसी तरह 5 और 3 ऑड नंबर है। तो देखिए 70 का सारा बिजोड़ संख्या, आप जीरो को छोड़ दीजिए, नहीं तो वो तो इवन नंबर आ जाएगा, तो उसको दिमाग मत लगाइए, बस इतना समझिए कि 7 के दो सब यूनिट, मतलब कैसे, 5 और 3 बिजोड़ संख्या है कि नहीं है, ऑड नंबर है, तो हो गया। 8 इवन नंबर है, तो देखो 8 और 6 और 4, यानी कि 60 और 40, और इधर 50 और 30 हो गया, काम खत्म, याद हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, यहां से आप निकाल लीजिएगा, उड़ा दीजिए। ये हो गया आपका प्रोटीन के बारे में, यानी कि इसके बारे में। अब एस का मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहता है, जिसे स्वेडबर्ग्स यूनिट कहा गया, जिसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट आ गया कोशिका के अंदर 1 2 3 4 ऐसे करके बना होता है, और किसी कोशिका के अंदर आप देखे हो ऐसा बना होता है। तो ये क्या है, ये क्या है भैया, तो आप बोलोगे इसे हम कहते हैं सीलिया और इसे हम कहते हैं फ्लैजेला। और ये क्या करते हैं, तो बोलो सीलिया और फ्लैजेला जो सेल के बाहर होते हैं, ये आउटर पार्ट ऑफ सेल है, इनका काम क्या है, लोकोमोशन करवाना, गमन करवाना, सेल को मूवमेंट में हेल्प करने को हम लोकोमोशन कहते हैं। तो सेल को चलने में हेल्प करते हैं। बताओ क्या ये प्लांट सेल में पाए जाएंगे, आप बोलोगे नहीं भैया, प्लांट में ये पूरा पूरी एब्सेंट होंगे, प्लांट सेल कभी लोकोमोशन करते ही नहीं है, प्लांट कोशिका लोकोमोशन नहीं करती है। अच्छा, तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म है, आप देखोगे साइंस में पढ़े हो आप, इसको हम यूग्लेना कहते हैं, यूग्लेना में पाया जाता है ये, जबकि इसको हम पैरामेसियम कहते हैं, तो दोस्तों पैरामेसियम में पाया जाएगा ये, ठीक है। अब और भी एक एग्जांपल है ह्यूमन का, शुक्राणु जिसे हम स्पर्म कहते हैं, इस स्पर्म में भी पाया जाता है, ये वाला जो उसका टेल है, इससे हम उसे फ्लैजेला कहते हैं। तो ये स्पर्म में भी पाया जाता है, ह्यूमन सेल में भी, ठीक है, क्लियर। चलिए, लोकोमोशन में हेल्प करता है। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स क्या कहते हैं, देखो C4 सेंट्रोजोम, और यहीं से निकलेगा C4 सेल प्लेट्स, क्या निकला, सेल प्लेट्स निकला। और सॉरी, फिर से देखो किडनी में हार्ट अटैक वाला बात बोल दिया, सेल प्लेट्स का नाम सुनेंगे, लेकिन अभी के लिए C4 सेंट्रोजोम, C4 सेल डिवीजन, यानी कि कोष विभाजन की बात करेंगे। तो ये सेंट्रोजोम क्या करेगा, कोष विभाजन करेगा। कोष विभाजन क्यों होता है, तो बोलोगे ग्रोथ होता है, ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, हमारे शरीर में वृद्धि करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ये सारों कामों के लिए हमें शरीर में हमारे कोष विभाजन होता है। प्रजनन, रिप्रोडक्शन में भी सेल डिवीजन काम आता है, ये भी आप याद रखो कि रिप्रोडक्शन में भी काम आता है। अब कहते हैं कि ये जो सेंट्रोसोम है, ये एब्सेंट है प्लांट सेल में, एब्सेंट प्लांट सेल में। तब तो आप हमको पकड़ोगे कि सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, गलती नहीं पढ़ा रहे हैं आप, प्लांट में वृद्धि नहीं होती है, तो हम बोलेंगे हाँ भैया होती है, काहे नहीं होती है, होती तो जरूर है, लेकिन उसके लिए कहानी चेंज कर देंगे कि प्लांट में क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसमें होते हैं सेल प्लेट्स। ये सेल प्लेट्स वहां पे उनकी वृद्धि करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जबकि हमारे यहाँ पे किसने वृद्धि करवाया, सेंट्रोसोम ने कर, सेंट्रोजोम ने करवाया, ठीक है। इसी के अंतर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, इन्हें हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। जब कोष विभाजन आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से इसको समझ में आ गया, इतना ही अभी याद रखो। सबसे ज्यादा कोष विभाजन, मैक्सिमम रिफॉर्मिंग सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, मैक्सिमम सेल डिवीजन हमारे बॉडी में कहाँ होता है, जरा आप बताइएगा। तो आप बोलेंगे कि भैया लीवर में होता है, लीवर में सबसे ज्यादा होता है। और जरूरत से ज्यादा, रिक्वायर्ड से ज्यादा, रिक्वायर्ड नंबर से ज्यादा, या फिर ऐसे बोल दो कि एक्सेस सेल डिवीजन होना शुरू हो गए, एक्सेस कोष विभाजन हो गया, तब बीमारी का रूप लेगा। और उसी बीमारी को हम कहते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी है, कैंसरवा है, इसी को हम कहते हैं कैंसर, इसी को हम क्या कहेंगे, कैंसर कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम लास्ट टॉपिक पे, जो किसको कहते हैं, माइक्रोबॉडीज। तो ये माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं, दो होती हैं, एक पेरोक्सिसोम होता है और एक होता है आपका ग्लाइक्सोसोम। क्या करते हैं ये, देखो
पेरोक्सिसोम क्या करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में काम करता है। एक ही वर्ड याद रखना, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन कैसे? देखो, आपके शरीर में H2O2 बन गया है। ये H2O2 क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। आपके शरीर के अंदर ये हानिकारक है। तो जैसे ही पेरोक्सिसोम को पता चला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना, पेरोक्सिसोम को पता चल गया। पेरोक्सिसोम बोला, अई ससुर का नाती, तुमको अपने शरीर को खराब करने थोड़ी देंगे, काम करेगा और बोलेगा तुम पानी में कन्वर्ट हो जाओ भैया। तो डिटॉक्सिफाई कर दिया। जबकि ग्लाइक्सोसोम जो है, ये प्लांट के उद्भिद कोशिकाओं में जर्मिनेशन करते हैं, अंकुरित करना, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। कैसे? आप चना को और मूंग को भिजा दो, भिगो के रख दो, कल सुबह उसको निकाल को एक कटोरी में डाल दो और बाद में थोड़ा आके चेक करो, धीरे धीरे वो अंकुरित होना शुरू हो गए, जिसको हम इंग्लिश में जर्मिनेशन कहते हैं। तो जर्मिनेशन का काम करता है ये। दो ही वर्ड, एक जर्मिनेशन का काम करता है, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको सेल समझ में आ गया। जब सेल के स्ट्रक्चर समझ में आ गए तो भैया ये खाली पेज काहे लिए? खाली पेज पढ़ाएंगे रीजनिंग। आपके सर लोग रीजनिंग पढ़ाते होंगे ना, हम भी पढ़ाएंगे वैसे ही रीजनिंग। कैसा रीजनिंग पढ़ाएंगे? देखो, सम कैट आर डॉग ऐसे पढ़े हो? ऑल ए आर बी, सम ए आर बी पढ़े हो कि नहीं? बस वही पढ़ना है हमको, और कुछ नहीं। चलो पढ़ ले, खत्म ही कर दे सिलवा को आज पूरा पूरी। तो यहां पे कह रहा है कि ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल और ये है जबकि दोनों में पाया जाएगा। तो निकालो भैया। एनिमल सेल में सिर्फ सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है, अभी हम पढ़ के हैं, जबकि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में सेंट्रोजोम पाया जाता है, हाँ पाया जाता है, यहाँ पे नहीं पाया जाता है। यहाँ पे वैक्यूल्स पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। तो बोले अरे वैक्यूल्स तो उधर भी मिलता है। तो हम बोलेंगे कि वैक्यूल्स भैया इधर छोटका छोटका होता है, स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं। होता है कि नहीं? यहाँ पे लाइसोसोमोआ होता है, उधर लाइसोसोम नहीं होंगे। तो फिर प्लांट में क्या पाए जाते हैं, उसकी भी खोज की जाए। चलो पहला शुरू करते हैं, सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। दूसरा शुरू करते हैं, सेल प्लेट्स पाया जाता है, हो गया। तीसरा शुरू करते हैं, वैक्यूल्स। तो बोला हाँ आप तो सही पकड़े हैं आप, वैक्यूल्स तो पाया जाता है और इसका वैक्यूल्स बड़का होता है, यानी कि यहाँ पे लार्जर वैक्यूल्स पाया जाता है। बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आते हैं बीच में। तो यहाँ पे देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन ये भी पाया जाता है। आप लोग लिखिएगा, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे राइबोसोम्स पाया जाएगा और यहाँ पे पाया जाएगा ईआर। बाकी जो है आप देखते रहिएगा, ये मेन होते हैं। तो ये आपका हो गया कि सेल वॉल, सेल प्लेट्स, वैक्यूल्स। उधर के केस में सिलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोजोम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम। ठीक है, वहां पे वैक्यूल्स छोटे होते हैं, यहाँ पे वैक्यूल्स बड़े होते हैं। क्लियर है? तो ये काइंड ऑफ हम रीजनिंग आपको पढ़ाए हैं। रीजनिंग नहीं है भैया, उतना हमको नहीं आता है, लेकिन ये क्या है कि ये एनिमल कोशिका है और एक प्लांट कोशिका में क्या क्या होता है, यही आपको हम दिखाएं इसके माध्यम से। बात समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोग को सब कुछ? कोई डाउट, कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमको आंसर करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा, अब और थोड़ा ज्ञान अर्जन करते हैं। कैसे ज्ञान निकालेंगे? चलिए, बोला गया कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल का है, तो देखा गया, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जबकि न्यूक्लियस को छोड़ के इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस पाए गए। मतलब हनी के तरह, मधु जैसा होता है ना, फेविकोल जैसा होता है ना, वैसे ही होता है ये। तो इसके अंदर पाया गया, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल है। इनको जब जोड़ देते हो तो ये बनता है प्रोटो। अब फिर से ग्रीक या लैटिन कहता है, प्रोटो का मतलब होता है लाइफ। तो जो सेल को जिंदगी देता है उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इसी को डिस्कवर परकिंजी ने किया था। हाइड्रोजन पाए गए, इसी के अंदर पाए गए नाइट्रोजन, ये पूछा था एक बार रेलवे। इसी के अंदर पाए गए कार्बन और इसी के अंदर पाए गए ऑक्सीजन। तो इसको हम कहते हैं कि सबसे जरूरी पार्ट है सेल का, इसी को, यही सेल को बचा के रखता है।
तो एज ए होल क्या बोल दिया इसे हम, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म। अब आते हैं थोड़ा दोस्तों कहानी थोड़ा गिन लेते हैं। पहला चीज, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है भाई, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा सेल जो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग। क्वेश्चन आया था सीजीएल में, आपको कमेंट में बताना है इसका साइज क्या होता है, रेंज में बताना है। फिर आता है स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट कोशिका कौन सा है भैया, तो बोलना माइकोप्लाज्मा कहते हैं, एक बैक्टीरिया है। अभी माइकोप्लाज्मा थोड़ा पागल है, इसका दूसरा नाम पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, लिख लेना कॉपी में, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के रहता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल है ना, बैक्टीरिया का सेल वॉल है ना, इसमें सेल वॉल नहीं है। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन पढ़ाए थे ना, तो यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, नहीं पाया जाता है। हो गया, ये हो गया पूरे विश्व में मनुष्य के, मतलब पूरे पृथ्वी पे सबसे बड़े और छोटे। अब आते हैं यहाँ पे ह्यूमन के केस में, सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, तो आप बोलोगे ओवम, डिंबाशय होता है, महिला के अंदर पाया जाता है। सबसे छोटा की अगर बात करें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे बहुत झमेला चल रहा है, लेकिन हम पढ़ाएंगे आरबीसी को। जबकि जर्मिनल सेल अगर छोटा बोलेंगे, स्मॉलेस्ट जर्मिनल, जो कि रिप्रोडक्शन या प्रजनन कर सकता है, स्मॉलेस्ट जर्मिनल सेल, तब यहाँ पे कहानी घूम जाएगी। जर्मिनल सेल, तब यहाँ पे हम शुक्राणु बोलेंगे, स्पर्म को बोलेंगे। अब एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि आरबीसी का साइज क्या है, फिर से आप बताना इसका साइज का रेंज क्या है, ये कमेंट में आपको देना है। और पूछेगा सबसे लंबा सेल, लॉन्गेस्ट सेल, ए भैया मीट कहाँ रहे हो, जादू हो जा रहा है। लॉन्गेस्ट सेल तो अब बना नर्व सेल या फिर न्यूरन होता है, नर्व सेल या फिर न्यूरन होता है। ये आपका हो गया एग्जाम्पल इनके। यहाँ पे आपको साइज बताना है, बड़ा का भी बताना है, छोटा का भी। और ये जो है शुक्राणु जो है, ये सिर्फ पुरुष में यानी कि मेल में पाया जाता है। हो गया। तब आता है कि सेल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। अभी बताया आपको, साइटो मतलब सेल। तो कहते हैं कि इसके फादर कौन है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो आप बताओगे कि फादर ऑफ साइटोलॉजी वही है जिसने सेल की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। खोज करने वाले इंसान का नाम था रॉबर्ट हुक, तो यहाँ पे लिख देंगे हम रॉबर्ट हुक। गड़बड़ लग रहा है देखने में, सुंदर बना दीजिए इसको, तो रॉबर्ट हुक हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये रह गया हमारा, यहाँ पे सब कुछ खत्म है। अब कुछ बाकी है क्या, सब बता दिए हैं। चलिए तो अब हम इसको हटाइए और थोड़ा कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही है ये आप बताइए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अभी एक याद आया कि यहाँ पे हम एक चीज छोड़े हैं कि प्लास्टिडुआ भी तो यहाँ पे पाया जाता है, इसको कहाँ छोड़ दे भाई, इससे क्या दुश्मनी है, तो सिर्फ यहाँ पाया जाता है, तो प्लास्टिडुआ को भी याद कर लीजिएगा। चलिए देखा जाता है यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स आर फाउंड इन एनिमल सेल्स। हाँ पाया जाता है एनिमल सेल में, आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस आर फाउंड इन बैक्टीरिया, नहीं पाया जाएगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा, ये ऑप्शन क्रॉस है। क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन फंगल सेल्स, ना भैया, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर मिल चुका है, यह हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए राइबोसोम भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलता है, लाइसोसोम भी मिलता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को देखो क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। इसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो याद करो भाई, क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ना शुरू करो, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ोगे तभी मजा आएगा। हो गया। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, कितने हमारे, ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आता है, कितने हमारे बॉडी में क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। कितने, 46। अगर पेयर में देगा, जोड़ा में देगा तो 23 को जोड़ा होता है। फिर बोल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ, तो हम वो देखो यहाँ पे क्या दिया है, प्रोटीन भी दिया है, लिपिड भी दिया है। तो अब हमको ऑप्शन एक ही मिल रहा है, बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बोथ ए एंड बी। बाकी विच व्हाट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, कौन सा एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, सेल वॉल ऑफ सेलुलस, हाँ सेल वॉल नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, तो ये हो गया। Which of the following organelle is called power house of the cell, तो देखो भैया पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, बाकी आपको हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का सेल का पार्ट खत्म, यहाँ पे कोशिका खत्म होती है। भैया जो जो क्वेश्चन आपको दिए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर मार दीजिएगा हमारे गवर्नमेंट एग्जाम वाला यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको हमसे कोई डाउट है तो आप जाइए, सर्च कीजिए जीतू तिवारी सर, टेलीग्राम में सर्च करना है और साइड में लिख देना PW, वहाँ पे हम आपको हाजिर हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आएगा। इस तरह से और वन शॉट वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे प्यारे गवर्नमेंट एग्जाम वाला यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।